Assalamualaikum students, I'm your teacher Laiba over here once again. As I told you that we have just recently started a new topic and a new chapter, which is the last, and it's our last chapter, and I'm just going to tell you all about the role and fungi in decomposition. So, class, what I'm supposed to teach you is something beyond that. So, actually, the reason why I am teaching this is about fungi and bacteria. So, class, जैसे ही कि आपको फंजी और बैक्टीरिया के बारे में मालूमात होना पहले से ही ज़रूरी है, मैं ही सिर्फ आपको मालूमात नहीं दूंगी, बट अगर आप लोगों ने 9th या 10th पढ़ा हुआ है, सो 9th एंड 10th में काफ़ी लेक्चर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड है। 10th तो अभी आप पढ़े, लेकिन 9th, 8th, 7th, 6th और ये सारी जो साइंस 6th या 5th क्लास से आपको साइंस पढ़ाना या जौन सी क्लास से स्टार्ट की हो, आप लोगों ने एक बात देखा होगा कि आप लोग विंड, एयर, वाटर इस तरीके से पढ़ते पढ़ते आगे खुद से एक न्यू तरीके से न्यू चीज़ों को समझते हुए आते हैं, एंड आपका माइंड में पहले से बना हुआ होता है उस पिछली चीज़ के बारे में. सो अभी नाउ आई विल टीच यू समथिंग which will be from specific phylums and classified in specific phylum. उनका अपना एक phylum होगा, इतनी classification, उतनी एक class होगी और अपना एक system होगा जो आपने 9th में यकीनी तौर पे पढ़ लिया. So class में आपको role of bacteria and fungi in decomposition. So class, role of bacteria and fungi in decomposition. So बैक्टीरिया और फंगस एक अलग अलग तरीके की चीज़ है. बैक्टीरिया और फंगस दोनों अच्छी भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं. गुड बैक्टीरिया आप अपने अंदर लेते हैं, 100,000% लेते हैं. गुड बैक्टीरिया आपके अंदर कहाँ से कैसे जा रहा है. लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत बड़ी ह्यूज डिस्क्रिप्शन दी थी एक चीज़ के ऊपर. अगर आपको वो चीज़ याद हो, और वो चीज़ है फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन में मैंने आपको योगर्ट के बारे में भी बताया था और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया था. अगर आप लोगों को याद हो अच्छी तरीके से, होप सो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि मैंने फर्मेंटेशन में आपको पहले से ही बता दिया था कि हमारे अंदर, या आप अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से बैक्टीरिया ले रहे होते, वो गुड बैक्टीरिया कहलाता है. सो क्लास, गुड बैक्टीरिया का अपना स्पेसिफिक काम होता है. गुड बैक्टीरिया भी आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है. चीज़ के अंदर गुड बैक्टीरिया, योगर्ट के अंदर गुड बैक्टीरिया, योगर्ट यानी दही के अंदर आप दही को एक तरीके से इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप एक बकरी के दूध का खुद हमारे यहाँ कोयटा में बनाया जाता है, तो वो भी एक गुड बैक्टीरिया की फॉर्म है जो लेके आप और बेहद ज़्यादा सेहतमंद होते हैं. इसी तरह आप लोग अगर अपने गांव या शहर से बाहर गए हो या शहर के अंदर ही हो, आपने कभी पिज़्ज़ा खाया तो पिज़्ज़ा एक फर्मेंटेड चीज़ से बनता है, और फर्मेंटेशन के बगैर पिज़्ज़ा बनाया जा ही नहीं सकता. ये इम्पॉसिबल है कि पिज़्ज़ा बनाया जा सके फर्मेंटेशन के बगैर. सो ये अपने अपने कुछ स्पेसिफिक काम करने वाले स्पेसिफिक फंगस हैं, सॉरी क्या कहते हैं, बैक्टीरिया है. तो इसके अलावा फंगस के बारे में भी एक ह्यूज सी डिस्क्रिप्शन दूंगी. फंगस आप लोगों ने देखी होगी. फंगस आप वैसे तो बहुत बुरे महीने में आती है, लेकिन ये गुड फंगस भी होती है जो खाई जा सकती है. आपने फंगस की एक फॉर्म मशरूम्स भी देखी होगी. मशरूम्स कुछ ऐसे होते हैं जो आप पिज़्ज़ा में ही डाल के खाते हैं. वो दूसरे बाहर के मुल्क मालिक में बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं. पाकिस्तान और कोयटा में भी थोड़े थोड़े उगे हुए होते हैं, यानी कि वो इस तरह के बेल शेप होते हैं, इस तरह का इसका शेप होता है, और ये बहुत ज़्यादा सेहतमंद होते हैं. यानी कि ये बहुत सारे विटामिन B12 एक नया बनाया गया था, तो वो उसको बनाने के लिए भी ये मशरूम्स नाम की चीज़ खुराक अगर आप लेते हैं, सो यू विल बी हेल्दी. तो क्लास,
आज के लेक्चर में मैं आपको फंगस और बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपको मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, मैंने अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ओजोन लेयर के बारे में बताया था और वो डीएप्लीकेट हो रही है। सो क्लास, आज मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताऊंगी। Beyond than that, as I told you that I will improve your general knowledge too. So it's for just general knowledge, और ये आपकी इसी चैप्टर में या as a general knowledge question कोई भी कर सकता है, because being a matric student you ought to know that what is global warming. So class, global warming मैंने आपको बता दिया कि कहाँ किसे जा रहा है और होती क्यों है, और ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब, जैसा कि आजकल ये दुनिया है, सो यहाँ पे हम लोगों ने घंटों का सफर मिनटों में और मिनटों का सफर सेकंडों में करने का काम कर दिया। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक एक जमाने में 7, 8, 9 साल लगते थे, वो अब जाके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में एक एरोप्लेन यानी जहाज की सूरत में आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा में इजीली जा सकते हैं। पुराने वक्त के लोग हज जब हॉली जर्नी के लिए अपने लिए जाते थे, they used to perform their holy journeys and they used to perform hajj. So for performing hajj they ought to go through legs, they go by foot. So वो अपने पाँवों की मदद से चलते 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 7 या 8 महीने में जाके कर लेते थे हज। तो उस टाइम जहाज नाम की कोई इन्वेंशन प्रेजेंट नहीं थी, बट आजकल के ज़माने में आप लोगों को 100% ऐसी चीज़ें मैसर हैं, ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं जो 100% बिल्कुल परफेक्ट हो, 100% आपको 100% आपके लिए इस तरह की हो कि आपको फैज़ पहुंचा रही है। पहले के वक्त के लोग कंप्यूटर जब यूज़ नहीं करते थे, अब कंप्यूटर वगैरह नहीं, तो जॉब्स भी बहुत ज़्यादा थी। कंप्यूटर ने 100 लोगों का काम एक पे ही कर दिया, मतलब कि एक चीज़ कंप्यूटर ला के रख दो तो 100 लोगों का काम एक कंप्यूटर ही कर रहा है। सो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट सी की भी चीज़ आ गई, और एक तरह से लेबर्स जब इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो वो अपने आप को हार्म पहुंचा लेते हैं किसी तरीके से, वो आलूदा कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट को। सो क्लास, हम बहुत आगे तक आ गए। हम लोगों को यहाँ पे ग्लोब के बारे में बताई थी। ग्लोब, ये पूरी दुनिया एक छोटा सा विलेज बन चुकी है जहाँ पे घूमना यानी गांव की तरह हो गई है, जहाँ पे घूमना फिरना हजारों मीलों का फासला तय करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। रीज़न ये है कि हमारी टेक्नोलॉजीज 100% बहुत ज़्यादा अच्छी आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी डर के, बगैर किसी झिझक के जा सकते हैं, क्योंकि इंसान की कमांड अप्रोक्सीमेटली हर जगह, हर चीज़ की, अरेबिक सी लेवल का भी हमने डिटरमाइन किया, सिवाय पैसिफिक ओशन की गहराई अब तक नहीं मालूम हुई, बाकी हर ओशन की, जो 7 ओशन है, सबकी गहराइयाँ हम लोगों ने मालूम की थी। सो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही कि वो इतनी वास्ट है। तो ग्लोबल वार्मिंग, हमारे मुल्क जब नई नई इन्वेंशंस कर रहे हैं और नई नई चीज़ें इजाद कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उन लोगों ने हमारे ग्लोब पे एक इनडायरेक्ट बुरा इफेक्ट कर दिया। वो किस तरीके से किया है? ये ग्लोब है वो ये है कि इंडस्ट्रीज, गाड़ियों चलाने के लिए धुआं, ग्रीन हाउस गैसेस मैं अलग से अपने टॉपिक पे अलग से डिफाइन करूंगी। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये सब चीज़ें कॉज कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि यहाँ पे एक रीजन है एंटार्क्टिका। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो तो क्लास, ये बिल्कुल बर्फ से जमा हुआ एक
जमा हुआ एक तरह का हिस्सा है जो अगर पिघल जाए तो आप अगर एक खुश्की वाली जगह पे यानी डेजर्ट में भी रहते हैं तो आप तक एक बहुत बड़ी सी लहर आने वाली है, तैयार रहिएगा। और एक ही इंसानी जिंदगी डूब के रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो धुआं क्रिएट होगा वो ओजोन लेयर को भी खराब करेगा। ओजोन लेयर तो खराब हुई ही हुई, तो साथ में वो सारे बड़े बड़े ग्लेशियर जो अल्लाह ताला ने बैलेंस इन लाइफ में, मैंने बताया बैलेंस कायम किया हुआ एक पूरी सराउंडिंग में, वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा और टूट जाएगा। सो क्लास, इधर इस चैप्टर में मेरा मकसद आपको बताने का है क्या? मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि एंटार्क्टिका में अगर ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं तो सैलाब आना बहुत इजी हो जाएगा। और जब सैलाब आ जाएगा तो पूरी दुनिया एक ही सेकंड में एक बड़ी लहर, एक बड़े सुनामी की वजह से बर्बाद हो जाएगी। सो ग्लोबल वार्मिंग ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आप लोगों को इसके प्रिकॉशंस पे काम करना है। आप लोगों को गाड़ियाँ साफ फ्यूल की चलानी है। आजकल के ज़माना है न्यू वर्ल्ड में इलेक्ट्रिकल कार्स आ गई, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बना रहे हैं, तो आप एक अच्छे तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। एक तरह के बड़े बड़े फैंस आ रहे हैं जो विंड के ज़रिए बना रहे हैं, सोलर पैनल्स आ रहे हैं जो अच्छे तरीके से बिजली बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं। तो सूरज की रोशनी से एनर्जी जब रिलीज हो रही है, सोलर पैनल इस तरह का काम कर रहे हैं, तो क्लास आप सोचें आप इस ग्लोबल वार्मिंग में कितनी रिडक्शन ला सकते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का कोयला जला रहे हैं या आप अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ जला रहे हैं या आप कचरे को जलाने के बजाय किसी जगह दफना रहे हैं या प्लास्टिक रैपर्स को बनाना आप लोगों ने बंद कर दिया, बल्कि प्लास्टिक रैपर्स की जगह आप लोग बना रहे हैं बायोडिग्रेडेबल रैपर्स। बायोडिग्रेडेबल रैपर्स होते किस तरह से, जो ऐसे प्लास्टिक की तरह ही होते हैं, बैग्स ऐसे ही होते हैं कचरे के, लेकिन उस पर आप सामान रख सकते हैं, लेकिन वो पानी में हल होने की सलाहियत रखते हैं और इजीली पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। प्लास्टिक एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जो पानी के अंदर हल नहीं हो सकती, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पानी के अंदर हल हो सके और हल होके अपना एक अच्छे से एक निज़ाम बना सके। सो क्लास मेरा व्हाट आई डायरेक्टली मीन इज दैट कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है हमारी जैसी स्पीशी के लिए। हम इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी ग्लोबल वार्मिंग से 100% कनेक्टेड है। हम लोग यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को कुछ समझते ही नहीं। आप इस टाइम ये सोच रहे होंगे कि ये टीचर क्या बोल रहे, लेकिन एक बात सोचिएगा कि अगर आप अपने फ्यूल को या अपने घर में इस्तेमाल होने वाली जो गैस वगैरह उसको ज़ाया ना करें या गरम या ज़्यादा चीज़ों को ना जलाएं, फालतू में किसी चीज़ को रैपर को ना जलाएं, तो आप इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के बहुत चांसेस हैं। आपका एक एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक अच्छा एक्ट आपके मुल्क के लिए अच्छा है। सो क्लास, लेट्स मूव टूवर्ड्स द रोल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजी इन कंपोजिशन, इन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज कैसे करते हैं? Decomposers are the saprotrophs which feed on faces and dead organisms. Decomposers शायद आपको मेरी नाइट्रोजन साइकिल में ये वर्ड सुनाई दिया हो कि आखिर डिकम्पोजर्स कहते किसको हैं और डिकम्पोजर्स का आखिर काम क्या होता है। डिकम्पोजर कहते किसको हैं, डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है, इस सब को पढ़ना हमारा फ़र्ज़ है। सो क्लास, डिकम्पोजर्स गंदगी और जो जिस्म से भी निकलती है या कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है या कोई झाड़ी ऊपर से गिर जाती है, अगर वो सारी ज़िंदगी उधर ही पड़ी रह गई तो ये एक तरीके से ब्लंडर हो सकता है। एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऊपर से ये सतह मोटी होती रही होगी,
अर्थ की सतह, और एक तरीके से हम लोग अपना लेवल क्रॉस कर देंगे, सूरज तक भी पहुंच सकते हैं। ये एक फैक्ट है जो मैं बता रही हूँ। तो डिकम्पोजर्स होना ज़रूरी है, जो आपकी 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 जो जो स्पीशीज है, यानी कि ये डिकम्पोजिफा जो जो स्पीशी है जिसको डिकम्पोज होना है वो हो जाए, और वो इस अर्थ से फिलहाल के लिए हट जाए। सो क्लास, डिकम्पोजिशन एक इस तरह का, इस टाइप का एक प्रोसेस है। सो क्लास, डिकम्पोजिशन को तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ। Many bacteria and fungi are decomposers. They secrete enzymes into their food. ये बात बताया कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और फंगस डिकम्पोजर्स का काम कर रहे होते, यानी कि हमारे यहाँ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिकम्पोजिशन का काम कर रहे होते हैं और फंगस वगैरह को डिकम्पोज कर रहे होते। They secrete enzyme into their food. एक तरीके से वो एंजाइम एक तरह का स्क्रीट कर रहे होते हैं, ऐसा एंजाइम जो इस एक चीज को गलाने और सड़ाने का काम कर देता है। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ब्रेक डाउन एक तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है हर एक चीज स्पीशी के अंदर, हमारे अंदर भी जो मोटे कंपाउंड्स है वो छोटे छोटे होके कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स इन द सिंपलर कंपोनेंट्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। एंजाइम ये एक मोटा सा पार्टिकल, अगर इस पे तेजाब यानी एंजाइम गिरा दिया जाए इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स विच रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जब ये छोटे छोटे कन्वर्ट हो रहे होते तो इसके अंदर एक ज्यादा सी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। डिकम्पोजर एब्जॉर्ब ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। डिकम्पोजर बहुत थोड़ी सी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और थोड़ी सी एनर्जी और थोड़े से न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक रिजल्ट लेके आते, थस प्रोड्यूस्ड फॉर देयर ओन यूज। और वो अपने ही यूज के लिए काफी कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। डिकम्पोजर एब्जॉर्ब ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो डिकम्पोजर्स बहुत थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, थस प्रोड्यूस फॉर देयर ओन यूज। ऐसी एनर्जी जो उसके अपने इस्तेमाल के लिए काम आए। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एट heat and the remaining materials are released into the surrounding soil. So बहुत सारी एनर्जी है जो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और जो छोटे छोटे मटेरियल्स रह जाते वो सॉइल के अंदर ही रह जाते। क्लास, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में एक इस बात की भी डिटेल दी थी कि कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है, बट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। सो एनर्जी के पास टेंडेंसी है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। Inorganic compounds released during the decomposition include gas like CO2 and C2S. तो इसके अंदर ये बात बताई है कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, मतलब कि कार्बन तो पहले से मौजूद होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इंक्लूड हो जाती है एटमॉस्फेयर में H2S and water vapor salts like nitrates, sulfates, phosphates and potassium. These are reused by green plants and photosynthesis for the synthetic process. और photosynthesis के जरिए ये एनर्जी रिवॉल्व कर रही होती है। एक तरीके से लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डिकम्पोजर करते क्या है। मैंने आपको ये बताया कि एनर्जी चाहे वो जैसी भी हो, हम भी एनर्जी का एक हिस्सा है। इसी तरीके से सूरज की रोशनी जो हमारी अर्थ पे आ रही वो भी एक एनर्जी का हिस्सा है।
तो हमारी अर्थ पे एनर्जी लगती जा रही और हम भी एक एनर्जी चलती फिरती। सो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट वो चेंज होती है एक फॉर्म से एक दूसरे फॉर्म में। मीन्स एनर्जी का काम क्या होता है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, आपको वो रिसाइकल होती हुई नजर आएगी। जैसे मैंने नाइट्रेट्स का बताया, या मैंने आपको ऑक्सीजन साइकिल का बताया। तो ऑक्सीजन हम एक एनर्जी है, एक तरह से हम इनको उसको अंदर लेते हैं। मैंने इस टाइम सांस लेके दिखाई, तो मैंने ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड अपने जिस्म से बाहर की। सो इट इज जस्ट लाइक दिस फिनोमिना जो चलता आ रहा है। सो क्लास, ये एक अपना स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहा है अब हमारी सोसाइटी पे कि एनर्जी कभी भी कभी भी कभी भी किसी भी वक्त खत्म नहीं होती। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बार बार कन्वर्ट होती रहती है। सो क्लास, होप सो आज के लेक्चर में आपको एनर्जी का ये फिनोमिना तो समझ में आ गया कि एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड, cannot be destroyed, it can be converted from one form to another। एनर्जी कभी जिंदगी में डिस्ट्रॉय नहीं होती। नाइट्रोजन फिक्सेशन, another important function performed by bacteria is nitrogen fixation। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहा होता है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का फिक्स होना। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन N2 ऑफ एटमॉस्फेयर टू द सॉलिड नाइट्रोजन। इसमें ये बताया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो नाइट्रोजन को यानी N2 को एटमॉस्फेयर से सॉइल मिलाना। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर के लेक्चर मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था। क्लास, अगर आपके पास वो लेक्चर इस टाइम मौजूद है तो आप वो दोबारा सुन लें और आपको ये प्रोसेस और अच्छे से समझ में आएगा। नाइट्रेट्स थस इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। इसका मतलब ये है कि नाइट्रेट्स जो है वो जरखेजी एक मिट्टी की और तेज कर देती है ताकि मिट्टी अपने अंदर खुराक एब्जॉर्ब कर सके और मिट्टी के ऊपर जो भी प्लांट उगता है वो 100% ठीक हो। थस इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सो सॉइल की फर्टिलिटी भी एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी तरीके से इंक्रीज होती चली आ रही है। फ्री फिक्सर्स, बैक्टीरिया of this type is called nitrifying bacteria। So बैक्टीरिया, इस टाइप के बैक्टीरिया को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है वो रूट्स के अंदर मौजूद होता है। यूज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम सॉइल। सो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग मिट्टी के अंदर से लेते हैं एंड ह्यूमस एंड एटमॉस्फेयर N2 टू मेक नाइट्रेट्स। N2 जो है वो नाइट्रेट्स बनाने के काम आते हैं। दीज नाइट्रेट्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स और वही नाइट्रेट्स प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। सो क्लास, फ्री फिक्सर्स के बारे में बताती हूँ। रूट के ऊपर रूट नोडुल्स मौजूद होते हैं। रूट नोडुल्स एक तरह का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम आता है, यानी एक तरह की मिट्टी में हवा वाली नाइट्रोजन फिक्स होना जरूरी है ताकि NH3 फर्टिलाइजर बन सके। सो क्लास, इस लेक्चर में मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फर्टिलाइजर के ऊपर भी दूंगी। फर्टिलाइजर हम लोग जरखेजापन इंक्रीज करने वाली खाद को कहते हैं और वो हमें अक्सर ऊपर से
मिल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे काश्तकारी करते हैं, हम लोग यहाँ अम्यूनिफिकेशन और इस टाइप का प्रोसेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास तो साइंटिस्ट मौजूद है, हम लोगों के पास तो इक्विपमेंट्स है, हम लोगों के पास तो सामान मौजूद है। लेकिन वो दरख्त जो यहाँ नहीं, जो रेन फॉरेस्ट में मौजूद है, वहाँ पे उनके पास तो खाद अता करने के लिए अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई चीज़ नहीं। सो क्लास, सो अल्लाह उनको नेचुरली खाद इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, और अल्लाह के पास एक स्पेसिफिक मैनर है जो अल्लाह ने हवा में ही डाला हुआ है। सो क्लास, ये चीज बात आप ज़रूर सोचेंगे कि हाँ, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को कितना ज़्यादा आलीशान और कितना खूबसूरत बनाया। सो ये चीज़ हमारे माइंड में भी नहीं आ सकती, हम लोग बस पढ़ सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सर्स बैक्टीरिया के जरिए फिक्स होते हैं, जिसको हम फिक्सेशन का प्रोसेस कहते हैं। सिम्बियोन्ट्स, बैक्टीरिया ऑफ दिस टाइप लिव इनसाइड ऑफ रूट्स। इस टाइप के बैक्टीरिया को रूट्स के अंदर रखा जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स, पीस, बीन्स, where they form tiny swelling called root nodules. So root nodules के बारे में बताया है कि प्लांट्स के अंदर छोटी छोटी स्वेलिंग्स आ जाती है जो रूट नोडुल्स के नाम से मशहूर होती है। अक्सर ये मटर के पौधों में और बीन्स यानी बीन्स की लोबिया के पौधों में नजर आती है। सो ये लुमिनियस प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये नोडुल्स मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्रोटेक्शन कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लांट्स एंड इन रेक्टम रिलीज नाइट्रेट। तो इसमें ये बात बताई है कि बैक्टीरिया जो है वो एक तरीके से नाइट्रेट्स प्लांट के अंदर सेव कर रहा होता है, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक तरीके के सॉइल के अंदर स्पेसिफिक तरीके के फूड के फिक्सर्स होते हैं जो नाइट्रोजन तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट सिम्बायोसिस का अमल भी लेके आ रहे हैं। In return, release the nitrates to the plants and tissues. Root nodules जो है वो nitrates release कर रहे होते हैं प्लांट के लिए। An association of this kind in which both organisms benefit each other is called symbiosis. So, इसमें एक पूरा प्रोसेस symbiosis and organism symbionts, जो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, उस प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस के प्रोसेस में दोनों ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोसिस कर रहे होते हैं उनको सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। सिम्बायोन्ट्स का काम क्या होता है क्लास? याद रखें, 100% ऐसी चीज जो एक दूसरे को बेनिफिट दे रही हो। सो क्लास, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है किसी चीज से तो वो सिम्बायोसिस के प्रोसेस से मिल रहा है। सो क्लास, मैं आपको ये बात बता दूं कि सिम्बायोसिस का प्रोसेस एक इस टाइप का प्रोसेस है कि जब दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। सो होप सो क्लास, ये बैक्टीरिया का फंक्शन कि बैक्टीरिया जो रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं और वही बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं नाइट्रेट्स, और बदले में प्लांट्स उनको खुराक देता है, और ये नाइट्रेट्स जो खुराक जो ये एसिमिलेट करते हैं, जो अपने बॉडी से निकालते हैं, वो रूट्स को दे रहे होते हैं। तो ये एक सिम्बायोसिस का प्रोसेस है जो इन दोनों को अच्छे तरीके से रखे हुए। सो क्लास, होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी के साथ। एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपको आज का लेक्चर यकीनी तौर पे समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।